हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट किया था। हम लोगों ने अभी सेक्शन 18 तक के कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 19 से, जो कि हमारा जुरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर बताता है, वो आज हमें कवर करना है। और भी हमारे इस चैनल में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम ऐसी और भी जो अपडेट्स है वो भी आपको तक पहुँचाते हैं। आप उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी साथ में दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुरिसडिक्शन और प्रोसीजर क्या है जो भी मैरिज का, जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ चुके हैं। जैसे कि पहले क्या हुआ, हम लोगों ने प्रिलिमिनरी पार्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने हिंदू मैरिज पढ़ा, फिर उसके बाद जैसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और साथ में जुडिशियल सेपरेशन पढ़ा, फिर उसके बाद नलिटी ऑफ जो भी मैरिज है उस सब के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जुरिसडिक्शन और उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अपनी बैरक उठा लीजिए, सेक्शन 19 ओपन करिए। उसमें बोलता है कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। कोर्ट में कौन सी पिटिशन प्रेजेंट की जा सकती है ना। तो पहला है कोर्ट में कहाँ पिटीशन फाइल की जा सकती है। मान के चले जैसे कोई भी हस्बैंड वाइफ है, ये एच और ये डब्लू हैं, इनको अब क्या करना है, केस फाइल करना है। अब ये केस कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं, तो वो इस सेक्शन में बताया गया है, ठीक। चलिए पहला बोलता है जहाँ पे मैरिज हुई, ठीक। सेक्शन 19 का 1 बोल रहा है जहाँ मैरिज हुई, ठीक है। चलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे मैरिज हुई पहला बोलता है। दूसरा बोलता है द रिस्पोंडेड एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रिसाइड। जो रिस्पोंडेंट है वो जब पिटीशन हुई थी जहाँ प्रेजेंट था उधर भी की जा सकती है। तीसरा कहता है जहाँ पार्टीज़ लास्ट रह रही थी एक साथ, ठीक। थर्ड 3A बोलता है अगर मान के चलिए वाइफ पिटिशनर है तो वो जहाँ रह रही है वहाँ पे वो फाइल कर सकती है, ठीक। और फोर्थ बोलता है जैसे कि मान के चलिए पढ़ देती हूँ। द पिटिशनर इज़ रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन इन केस हुज रिस्पोंडेंट इज़ द टाइम रिसाइडिंग आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ दिस एक्ट एक्सटेंड। मतलब जैसे कि मान के चलिए जो भी रिस्पोंडेंट है अगर वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तब क्या करेंगे, आउटसाइड द टेरिटरी है तो विच दिस एक्ट एक्सटेंड और नॉट हर्ड ऑफ अ बीइंग अलाइव ऑफ अ पीरियड 7। देखिए सिंपल भाषा में ये बता देती हूँ। मान कर चलिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, अब उसने पिटीशन फाइल की, ठीक है। अगर मान कीजिए जिसके खिलाफ जिसके अगेंस्ट पिटीशन की गई है वो इंडिया में है नहीं, इंडिया की टेरिटरी से बाहर है, और अगर उसके 7 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको डाइवोर्स दे दिया जाएगा, ठीक है, और उस पर्सन को मृत माना जाएगा अगर वो नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या बोलता है, कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशन। देखिए इसमें क्लॉज 1 बोलता है जो भी पिटीशन वो लेकर के आया है, किसी भी पिटीशन वो लेकर के आएगा उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके फैक्ट्स को देखा जाएगा, उसके सब कुछ देखा जाएगा, उसके चेक करने के बाद भी आगे पिटीशन को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लॉज 2 बोलता है कि जो पार्टीज़ हैं उसमें कहीं साठगांठ तो नहीं है, उसको लेकर के आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये लोग इस पूरे पिटीशन को, पूरे केस को वेरीफाई किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है हमारा 21 जो कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908 बोलता है। मतलब कि जो भी आप जो बेयर एक्ट ज़रूर रीड कर लीजिएगा, पहली बात। और दूसरी बात ये, इसमें ये सिंपल सी बात बोली गई है जो भी इसका पूरा प्रोसीजर है वो सिविल प्रोसीजर, जो हमारा CPC है, सिविल प्रोसीजर है, उसके तहत किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सेक्शन 21 बोलता है पावर टू ट्रांसफ़र पिटीशन इन केस इन सर्टेन केसेस, यानी पावर्स जो है, जो भी केस चल रहा है उसको ट्रांसफ़र करने की क्या पावर है। ठीक है, चलिए तो पहला बोलता है, मतलब जैसे देखिए इसमें ये बताया गया है, मान के चलिए ये जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अगर इन्हें केस करना है तो कैसे, मतलब कि उस ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। देखिए मान के चलिए ये हैं कहाँ पे, ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ के, ठीक है। मान के चलिए ये भी साथ में वहीं आसपास ही, मतलब कि थोड़ी सी डिस्टेंस में इनकी मैरिज हुई थी, तो ये भी लखनऊ की थी, तो ये इनका केस कहाँ जाएगा, तो इनका केस यहीं की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, ठीक, लखनऊ की ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अगर मान के चलिए ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये किसी अनदर जुरिस्डिक्शन में है, ये किसी अदर उसमें है, तब क्या किया जाएगा, तब वो केस कहाँ फाइल किया जा सकता है। तो उसमें क्लॉज 2 हमारा बोलता है, मतलब जैसे कि इस केस में तो ये हो गया कि सेम जुरिस्डिक्शन है भाई, तो उसको जो भी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे चला जाएगा। अगर अलग अलग जुरिस्डिक्शन है तब क्या किया जाएगा, तो जहाँ पे हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसकी पिटीशन पहले गई, जिसका केस पहले फाइल हुआ है, उस जगह पे केस को चालू किया जाएगा। मतलब जैसे मान के चलिए इन्होंने पहले अपना केस लगाया, ठीक, बाद में इन्होंने अपना केस लगाया, तो इन्होंने पहले ही करा है, तो इसके हिसाब से इस जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में इनका केस चलेगा। ठीक है, इस सेक्शन में बस इतना ही बताया। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 21B, स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशन अंडर दिस एक्ट। देखिए पहला क्लॉज बोलता है जो भी इसकी ट्रायल हैं वो डे टू डे चलेंगे, ठीक, डे टू डे मतलब जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें चलेगा। अब संडे सैटरडे थोड़ी ना चलेगा, या किसी फेस्टिवल की जो हॉलीडेज़ होते हैं उसमें थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। जो भी ट्रायल है वो डे टू डे चलेगा, ठीक। क्लॉज 2 बोलता है जैसे कि मान के चलिए कोई भी पिटीशन इस HMA के अंदर आती है, कोई भी पिटीशन, तो उसमें उसका जो 6 मंथ का टाइम दिया गया है उसमें डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक। क्लॉज 3 बोलता है अगर मान के चलिए इसके खिलाफ जो भी मतलब कि ये पिटीशन है उसके खिलाफ कोई भी अपील आती है तो उसको 3 मंथ के अंदर डिस्पोज किया जाएगा, ठीक। अब होता कितने दिनों में वो बात की है, लेकिन इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो पहले अगर पिटीशन फाइल की गई है उसकी 6 मंथ है डिस्पोज करने की, अगर को अपील आती है उसके लिए तो फिर उसका 3 मंथ है। चलिए सेक्शन 21 बोलता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर मान के चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें स्टैम्प नहीं लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब किसी काम का नहीं है, ठीक है, वो एडमिसिबल नहीं है, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर स्टैम्प हो ना हो, अगर मतलब कि वो डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है तो वो एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 21 प्रोसीडिंग टू इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश। देखिए जो भी प्रोसीडिंग होंगी वो कैमरे के अंदर होंगी, और जो भी केस है उसको प्रिंट और पब्लिश नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है डिक्री इन प्रोसीडिंग। देखिए क्लॉज 1 का ए बोलता है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि जैसे कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, वाइफ ने ऐसी कोई गलती की और उसके बाद क्या किया, उसी ग्राउंड को लेकर के अपने नेक्स्ट मतलब कि जो दूसरी पार्टी चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो उसके खिलाफ वो जा कर के केस कर दिया है ना। तो इस केस ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को डाइवोर्स नहीं मिलेगा, उसमें रिलीफ उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक। क्लॉज बी बोलता है 1 का सब क्लॉज बी बोलता है जैसे कि मान के चलिए अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जैसे कि आप लोगों ने मूवी में ये पक्का सीन देखा ज़रूर होगा जिसमें क्या होता है, जैसे ये लड़का और लड़की हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है, मान के चलिए, ठीक, और इधर एक दूसरा पर्सन है CE, ठीक है, इसके पास है बहुत पैसे,
तो इन दोनों ने प्लान किया कि अपनी जो वाइफ को, ये हस्बैंड है, ये अपनी वाइफ को इसके पास भेजेगा अफेयर के लिए कि वो उसका पैसा और प्रॉपर्टी को हड़प सके। ठीक, मतलब यहाँ दोनों की ही रजामंदी है ना। फिर उसके बाद ये काम करा जा रहा है। तो फिर ये हस्बैंड क्या करते हैं, उसके बाद ये जो बी पे अडल्ट्री का केस करके इनसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो उस केस में डाइवोर्स नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ठीक, आइए क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी है। ठीक है, सब क्लॉज 1 का बी है। तो उसमें बोलता है अगर मान के चलिए कोई भी डाइवोर्स लेना है तो वो फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए और फोर्स से नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट से ही डाइवोर्स ले सकते हो आप। फोर्स और अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फोर्स से नहीं लिया जा सकता है। ठीक, सी बोलता है कि जैसे कि अगर पार्टीज़ को डाइवोर्स लेना है, मिली भगत किया और चले गए कोर्ट कि भैया हमें डाइवोर्स दे दिया जाए, हमें यार ये कोई रिलीफ दे दिया जाए अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ, है ना। तो डाइवोर्स नहीं, कोई अदर रिलीफ के लिए, है ना, अगर जाते हैं, अगर पता चलता है कि ऐसा ये लोग साठ गांठ में हैं, तो उस केस में उनको वो रिलीफ नहीं दिया जाएगा HMA के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। डी बोलता है अगर देखिए अननेसेसरी डिले नहीं होना चाहिए केस को फाइल करने में, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। चाहे मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड वाइफ पर क्रूएलिटी करता था। ठीक है, उसको मान के चलिए मारता था, पीटता था, बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली हर तरीके से परेशान कर रखा था। तो क्या हुआ, मान के चलिए जैसे आज क्रूएलिटी कर रहा है। ठीक है, 2023 में क्रूएलिटी कर रहा है ये, और जो मैडम है वो जा रही हैं 2026 में कि भैया ये हम पे क्रूएलिटी करते थे और हमें इस ग्राउंड पे डाइवोर्स दिया जाए। तो इस सिचुएशन में दो चीज़ें हो कर सकती है कोर्ट। पहले पूछेगी कि भाई ये डिले हुआ क्यों, है ना। पहली बात ये पूछेगी ना डिले क्यों हुआ। अगर वो पर्सन अगर डिफाइन कर देता है, रीज़न सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि ये अननेसेसरी डिले नहीं था, ये इस सिचुएशन की वजह से डिले हो गया, इसलिए केस फाइल करने में, FIR करने में टाइम लग गया, तो कोर्ट उसे आगे बढ़ाएगी। अगर मान के चलिए वो सेटिस्फाई कोर्ट को नहीं कर पाई, तो उस केस में उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ई बोलता है कि जैसे कि कोई भी कोर्ट में केस आता है तो कोर्ट की मतलब कि जिम्मेदारी है कि उसको रिलीफ दिया जाए। अब मान के चलिए कोई पर्सन आया है, ऐसे ही गलत फर्जी आ गया है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, फिर उसके ऊपर आ गया रिलीफ लेने, तो कोर्ट कोई बाउंड नहीं है कि उस जो रिलीफ लेने आया है तो उसको रिलीफ ही दिया जाए। समझ रहे हैं आप। तो जो सही होगा वो कोर्ट कर सकती है अपने थिंक फिट, उनको जैसे लगता है। क्लॉज 23 का बी बोलता है अगर मान के चलिए लगता है कि पार्टीज़ वापस से रह सकती हैं, तो उस केस में एक मीडिएटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, जिससे कि उस पार्टी, अगर पार्टी चाह रही है कि भाई हम साथ रह सकते हैं, कोर्ट को भी लग रहा है वो साथ रह सकते हैं, तो एक मीडिएटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर मान के चलिए मीडिएशन से अगर उन लोगों का रिलेशन बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो उस केस में वो जो रिपोर्ट होगी मजिस्ट्रेट जो भी कोर्ट में भेज दी जाएगी, और फिर वो अपना साथ हो जाएंगे। अगर मान के चलिए नहीं बन रहा है तो वो अपनी रिपोर्ट भेज दी जाएगी, आगे वो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्रोविज़न इसका बोलता है, मान के चलिए सेक्शन 13 का जो हमारा सेक्शन 13 का क्लॉज 1 में ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ अगर ये सिचुएशन है तो कोर्ट इसमें जो भी ये मीडिएशन का काम है वो नहीं कराएगी। ये आप पढ़ लीजिएगा कौन से, और नहीं अगर नहीं आपको पढ़ने का मन है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, बहुत सिंपल वे में। ठीक है, क्लॉज 3 बोलता है अगर मान के चलिए जैसे लग रहा है कि मीडिएशन या उससे कोर्ट को लगता है कि इससे काम बन जाएगा, हो सकता है इनका मैरिज बन सकती है, वापस से कॉन्जुगेट मतलब कि साथ में रह सकते हैं वापस से, तो उस सिचुएशन में 15 दिन का टाइम उन्हें दे दिया जाएगा। ठीक, क्लॉज 4 बोलता है कि
जो भी, अब देखिए या फिर डाइवोर्स हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है ना। अगर डाइवोर्स होता है या उसकी डिक्री आती है तो जो पार्टी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उसकी फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब उसके लिए उनको एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सेक्शन 21A जो कि बोलता है रिलीफ फॉर रिस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। देखिए अब ज़रूर देखिए, अगर वाइफ ने किसी भी केस को लेकर के पिटीशन लगाई है, क्या ज़रूरी है इनके फेवर में ही कोर्ट आंसर करे? मतलब जो भी जजमेंट दिया जा रहा है वो क्या इनके फेवर में ज़रूरी है दे, है ना? ज़रूरी नहीं। ये रिस्पोंडेंट है, क्या ज़रूरी है कि इनको सज़ा ही दी जाए, इनको पनिश ही किया जाए, या इनको मतलब अब इन्होंने किसी रिलीफ के लिए ही तो किया होगा ना उन पर केस, तो वो इनको किया जाए? नहीं। तो यही इस सेक्शन में बोलता है कि जैसे कि अगर पिटीशन की गई है जो भी है, रिस्पोंडेंट अपना जो भी रिस्पोंडेंट है वो काउंटर क्लेम कर सकता है कि भाई अपना जवाब देना ज़रूरी अपने आप को प्रूव करना ज़रूरी। अगर आप ये जानते कि इन्होंने ऐसा अडल्ट्री क्रूएल्टी ऐसा कुछ किया है तो उसको भी प्रूव कर सकते हैं और इस ग्राउंड पे ये डाइवोर्स ले सकते हैं। समझ रहे हैं? मतलब रिस्पोंडेंट को भी रिलीफ मिल सकता है अगर वो इस चीज़ों को प्रूव कर देता है तो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है 24 मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। तो इसमें क्या है, देखिए मान के चलिए कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उसमें, एक मिनट इधर आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है मेंटेनेंस, साथ में पेंडेंटे लीटे लिखा हुआ है ना, तो अपने अपना प्रोनाउंसिएशन है पहली बात तो। और अगर देखिए कोई केस चल रहा है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ठीक है। अब ये हैं भैया यूपीएससी की से पास की हुई, मान के चलिए IAS बन गई हैं, ठीक है। ये हस्बैंड हैं जो कि इन लोगों में बात हुई थी, भैया हम अपना देखेंगे तुम अपना घर चलाओ, तो ये हैं हाउस हस्बैंड यानी HH, ठीक। यहाँ हस्बैंड भी हो सकता है लेकिन मैं वाइफ का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि इस हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 24 में हस्बैंड भी मेंटेनेंस ले सकता है। पर ये सेक्शन बोलता क्या है, ये बोलता है अगर इस चीज़ में अभी केस चला, इनके पास तो पैसे हैं, ये तो अपना करेंगी ही, अब ये तो हाउस हस्बैंड, अब ये कहाँ से करेंगे? उस केस में वाइफ इंटाइटल्ड है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, यानी जब केस चल रहा है उसके बीच में मेंटेनेंस के लिए ये लायबल हैं, वो अपने हस्बैंड को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, जब तक कि केस फाइनल नहीं हो जाता है। अगर मान के चलिए फाइनल हो जाता है और इनके फेवर में आ जाता है तो वाइफ इस चीज़ के लिए भी इंटाइटल्ड है कि उसको मेंटेनेंस अपने हस्बैंड को दे, ठीक है। और हस्बैंड भी इंटाइटल्ड है अपने वाइफ को मेंटेन करने के लिए, अगर ऐसा सिचुएशन यहाँ हस्बैंड होता यहाँ वाइफ होती तो, ठीक है। चलिए आ जाइए, हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है हमारा परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। 25 सेक्शन ये बोल रहा है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, कई कस्टम्स होते हैं, कई यूसेज होते हैं जिसमें बोला जाता है जो एलिमनी होती है अगर डाइवोर्स वगैरह हो रहा है तो उसमें पूरा का पूरा उन्हें पैसा दिया जाता है। अगर डाइवोर्स होता है तो परमानेंट भी दे सकते हैं और ये कोर्ट पे डिसाइड। अब देखिए अगर उसके पास पैसा है तो पूरा पैसा दे देगा एक साथ, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो कोर्ट उसको देखेगी, उस हिसाब से उनको बोलेगी कि आप इतने में दे दो, इतने में दे दो, इतने में दे दो, ठीक है। इसमें बस यही बताया। और जैसे क्या है, एलिमनी कब मिलेगी? एलिमनी तभी ना मिलेगी जब डिक्री आ गई है डाइवोर्स की।
डाइवोर्स की डिग्री आ गई है, हस्बैंड को बोला गया है भैया अब जो भी पूरा एलिमनी है भैया इनको वापस कर दो। अब हस्बैंड इतना कमाने वाले नहीं थे तो कोर्ट से इन्होंने बोला कि भैया हम ऐसे में नहीं, लेकिन हम 3-4 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे इनको, तो इस चीज़ को ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ठीक है भैया आप इसमें दो, परमानेंट है ना ये चलिए। पर इसमें देखिए इसमें कुछ ग्राउंड्स भी दिए हैं, जैसे कि मेंटेनेंस के लिए कब लाइबल नहीं होगा। तो देखिए अगर मान के चलिए वाइफ है अनचेस्ट हो गई, किसी और के साथ अफेयर हो गया, वो सही नहीं रही इस या किस कुछ शुद्ध होता है, तो उस केस में हस्बैंड इंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस देने के लिए, या रीमैरी कर लेता है कोई भी तो अब नहीं है ना। मान के चलिए अभी इससे पहले जो एग्जांपल दिया, वाइफ देती है मेंटेनेंस हस्बैंड को, तो उस केस में मान के चलिए हस्बैंड किसी किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, दूसरा रिलेशनशिप फिजिकल बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उन दोनों के बीच में होता है, तो उस केस में वाइफ इंटाइटल्ड नहीं है मेंटेनेंस के लिए। चलिए आ जाइए, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कस्टडी ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब कस्टडी ऑफ चाइल्ड में ये है, पहली बात तो ये इसका प्रोविज़न ये बोलता है अगर ऐसा केस आता है तो उसको 60 डे में डिस्पोज करना होगा। और इसका सेक्शन ये बोलता है अगर मान के चलिए बच्चे का कस्टडी कैसे जाएगा, वो तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर बच्चा समझदार है उसे किसी मदर के पास रहना है तो मदर के पास रह सकता है, फादर के पास रहना है तो फादर के पास रह सकता है। लेकिन 5 साल से कम का बच्चा है, 5 साल तक से कम का बच्चा है, तो उस केस में मदर को ही उसकी कस्टडी मिलेगी चाइल्ड की। ठीक है, और चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अब डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान के चलिए जो हस्बैंड वाइफ हैं उन्होंने क्या किया था, जब इनकी मैरिज चल रही थी उस टाइम इन्होंने खरीदी थी प्रॉपर्टी जिसमें कि दोनों ने अपना इक्वल करा था। तो उस केस में मतलब ये था कि अगर प्रॉपर्टी शादी के टाइम उन्होंने जॉइंटली खरीदी थी और जब डाइवोर्स हो रहा है तब इस प्रॉपर्टी का डिस्पोज वो कोर्ट करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन बोलता है अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर। ठीक है, देखिए अपील किसकी की जाती है, मान के चलिए जो पार्टी है नहीं खुश हुई तो अपील किसकी होगी, अपील होगी डिक्री की, है ना, अपील होगी डिक्री की और किसकी, या तो ऑर्डर की होगी कि भैया हम इस चीज़ से खुश नहीं है तो उस चीज़ पे अपील की जा सकती है ना। अब चलिए इस पर सेक्शन क्लॉज 1 बोलता है, देखिए अगर कोई भी पार्टी नहीं खुश है किसी डिक्री से तो उसकी अपील कर सकती है, पर चलते ये है कि वो अब डिक्री अपीलेबल हो, है ना, अपील कर सके तो ही अपील उसमें की जा सकती है, वरना अपील नहीं की जा सकती। जिस केस में अपील हो ही नहीं सकती उसमें अपील कहाँ से करेंगे, है ना। क्लॉज 2 बोलता है, लिखा हुआ है ऑर्डर मेड बाय कोर्ट इन प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 25 एंड 26 जो परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात करता है और जो चाइल्ड कस्टडी की बात करता है, वो सेक्शन शैल सब्जेक्टेड टू प्रोविजन सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नॉट इंटरिम ऑर्डर एंड देखिए इसको समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए सेक्शन 26 में आपने पूरी एलिमनी ले ली, उसके बाद है ना, मतलब कि मान के चलिए जो महिला है उन्होंने पूरी एलिमनी ले ली, ठीक है, और जो भी हस्बैंड से पूरा पैसा उन्होंने ले लिया जो भी उनका था, ठीक है, तो उस केस में ये मतलब अपील नहीं कर सकती, ठीक है। और जो सेक्शन 25 में है ये, और ये सेक्शन 26 में अगर जो कस्टडी वाला है उसमें भी अपील नहीं की जा सकती, ठीक। चलिए क्लॉज 3 बोलता है देयर शैल नो अपील अंडर दिस सेक्शन ऑन द सब्जेक्ट कॉस्ट ओनली।
देखिए जो पैसे से रिलेटेड हैं कोई भी, एंड जैसे अभी हम लोगों ने एलिमनी वाला केस पढ़ा, उस सब में नहीं अपील की जा सकती। ठीक। 4 बोलता है कि एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। देखिए जो 90 डे का पीरियड डिक्री मतलब जो भी डिक्री आई है उसके 90 डे तक के कर सकते हैं। ठीक, बस यही बोलता है, मतलब इस सेक्शन के अंदर 90 डे के अंदर ही अपील की जा सकती है। सेक्शन 28 बोलता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री और ऑर्डर। देखिए एनफोर्समेंट कहाँ होगी, जहाँ पे केस पहले दाखिल हुआ था, जहाँ से डिक्री फाइनल आई है उस कोर्ट में वो इन्फोर्स कराया जाएगा डिक्री और ऑर्डर। ठीक है। सेक्शन 29 जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है वो बोलता है सेविंग एंड रिपील, है ना। तो सेक्शन 30 को रिपील कर दिया गया था। अब सेक्शन 29 क्या बोलता है, अ मैरिज सोलमनाइज्ड बाय हिंदू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट विच इज़ अदरवाइज वैलिड शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड और एवर इनवैलिड रीजन ऑफ पार्टीज देयर बिलोंग। देखिए सेविंग क्लॉज में जस्ट यही चीज़ बोली गई है, जैसे कि मान के चलिए अगर किसी ने क्या किया, डिक्री प्रोहिबिशन वाला जो सेक्शन है हमारा, उसमें जो सेक्शन 5 में डिफाइन की गई है उसमें शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज में, लेकिन अगर सारी सेरेमनीज़ के साथ सब कुछ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं वो मतलब कि उसको माना नहीं जाएगा, है ना। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए, इसमें कुछ खास है नहीं, आप मतलब आता भी नहीं है। और जो भी हमने पीछे पढ़ा है, देखिए हमारे सिर्फ 3 या 4 ही वीडियोस हिंदू मैरिज एक्ट के हुए हैं, आप डेफिनेटली उसको देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छे समझ में आएगा। हमने बहुत ही सिंपल वे में समझा है जिससे कि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो, जो भी बच्चा पढ़ रहा है। और अगर लगता है आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप कॉमेंट करिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कॉमेंट करिएगा, आप करेंगे कॉमेंट तभी हमें समझ में आएगा। और क्या व्यूज़ भी रखते हैं वो भी आप ज़रूर कॉमेंट करें। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लीजिए। और हमसे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इस सब का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।